नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक विषय को लेते हैं, उसमें क्या करियर के अवसर है, क्या रोजगार के अवसर है, उस पर हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। अगर मनोविज्ञान को हम लोग पढ़ते हैं तो कौन कौन से रोजगार के अवसर मिलेंगे। मनोविज्ञान यानी हम लोग समझते हैं कि स्टडी और बिहेवियर, इसको जानने से अपने आप को समझने का तो मौका मिलता ही है, साथ ही यह कई तरह के अवसर प्रदान करते हैं। जैसा कि आप बीएड और नेट करने के बाद अध्यापन के क्षेत्र में जा सकते हैं। साथ ही अगर हायर डिग्री लेते हैं तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे विभिन्न हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं और लोगों को जो दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं उसको सुलझाने में आप अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे आज के दिनों में करियर ऑप्शंस हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अदिति लोहान। आप जाने माने काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और इन विषयों पर गहरा अध्ययन रखते हैं और विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को बताते भी हैं कि अगर यह गुण आप में हैं, इस तरह के काम करने की आपकी इच्छा है, तो आप साइकोलॉजी को एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर देख सकते हैं और इसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि इनका ज्ञान और अनुभव हम लोग को साइकोलॉजी में क्या करियर है उसको समझने में सहायक होगा। तो मैं मैडम को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम मैम। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम अदिति लोहान है। आज हम, जैसे हमें मिस्टर कुमार ने बताया, बात करेंगे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान और कैसे आप उससे अपना एक करियर बना सकते हैं, या मनोविज्ञान पढ़कर आपके पास करियर के क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने खुल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है, कितने प्रकार के मनोविज्ञान की अलग अलग श्रेणियां हैं, कौन कौन से डिग्री से कितने अलग अलग प्रकार के आपके पास करियर ऑप्शन खुल सकते हैं, और उसमें अलग अलग डिग्रीज़ और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको वो डिग्रीज़ इंडिया में प्रोवाइड करते हैं। तो हम शुरू करेंगे, पहले बात करेंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है। हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान एक साइंटिफिक स्टडी है, एक साइंटिफिक पार्ट है जिसके अंदर हम मन, अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर को बहुत ही सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं। ज़्यादातर ऐसा एक जिसे कहते हैं तरह का मिथ है, या ऐसी मानते हैं लोग कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो चेहरा देख के बता लेते हैं कि क्या चल रहा है किसी के मन में, फेस रीडिंग करते हैं या माइंड रीड करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये बहुत ही एक सिस्टमैटिक, एक साइंस का पार्ट है साइकोलॉजी। इट्स अ साइंटिफिक स्टडी जिसके अंदर अपने भावनाएं, अपने सोचने का तरीका, अपना ह्यूमन बिहेवियर, जिस तरह आप व्यवहार करते हैं, उन सब चीज़ों का एक जो मिश्रण बन के आता है, क्या चीज़ किसको प्रभावित करती है, आपके भाव आपके व्यवहार को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, आपका मन, आपका सोच किस तरह आपके व्यवहार को प्रभावित कर रही है, औरों के साथ, आपके काम पे, आपके घर में, रिलेशनशिप्स में, अपने परिवार के साथ मेल जोल में, इन सब चीज़ों को स्टडी करती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के जो मेंटल फंक्शंस हैं उनको स्टडी करती है एक इंडिविजुअल और सोशल लेवल पे, यानी कि वो स्टडी करती है कि एक इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है, अकेला एक आदमी कैसे बिहेव करेगा, क्या सोचेगा, क्या उसका मन का प्रभाव होगा उसके व्यवहार पे, और एक सोशल लेवल पर कि जब वो इंसान बाकियों से इंटरैक्ट करेगा, अपने साथ अपने काम पे जाएगा, अपने साथ के जो काम करने वाले लोग हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार होगा, क्या सोच होगी, क्या उसके इमोशंस और भाव होंगे, उन सब को देखता है साइकोलॉजी। हम साइकोलॉजी के अंदर एक फिजियोलॉजिकल लेवल, यानी कि आपके शरीर, आपके मन और आपकी सोच की जो कड़ी है उसको पढ़ते हैं कि कैसे आपका मन आपके शरीर में बदलाव ला सकता है, या कैसे शरीर में केमिकल के उथल पुथल की वजह से आपके मन में या आपके भाव के अंदर या आपके सोचने के तरीके के अंदर बदलाव आ सकता है। तो जो कड़ी है एक भावों की,
सोचने के तरीके की और व्यवहार की, उस कड़ी को हम सिस्टमैटिकली बहुत साइंटिफिक तरीके से साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में? आज के टाइम में हमारा समाज का जो शक्ल है वो एक तरह से बदल रही है। पहले जॉइंट फैमिलीज़ थी, बहुत सपोर्ट था फैमिली का, अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती जा रही हैं। काम पे स्ट्रेस बढ़ रहा है, डेडलाइंस, बहुत काम होता है, घर की परेशानी, काम की परेशानी, ये सारे बढ़ते स्ट्रेस और बढ़ते दबाव की वजह से साइकोलॉजी एक, जिसे कहते हैं, उभरता हुआ फील्ड है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस और बहुत ग्रोथ की, जिसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा जो आपको मिल सकता है अपने ग्रोथ में, अपने व्यवसाय में, वो साइकोलॉजी में अब रिसेंटली देखा गया है। ये 20% जो लोग डॉक्टर के पास अपनी बीमारी दिखाने आते हैं, 100 में से, जो जैसे 100 लोग आए हैं तो उसमें से 20 लोगों को ये प्रूव्ड है, ये देखा गया है साइंटिफिक स्टडी में कि 20% लोगों को किसी ना किसी प्रकार की मेंटल परेशानी, मानसिक दबाव या मानसिक पीड़ा किसी तरह की 20% लोगों में होती है जो कि डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। 1 में से 4 फैमिलीज़ में ज़रूरी है, ये साइंटिफिक स्टडी से प्रूव हुआ है कि 1 से 4 फैमिली में ज़रूरी है कि कम से कम एक इंसान को किसी तरह की मानसिक पीड़ा अनुभव कर रहा हो वो इंसान। तो इतने जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो इतने जिसे कहते हैं हैरान करने वाले हैं कि जो हमें बताते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, दबाव, ये सब कुछ, मानसिक दबाव, ये सारा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या मानसिक पीड़ाएं भी बढ़ रही हैं। और इसी वजह से जो एक नीड है आपकी साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स की, जो ये सारी चीज़ें समझें, पहचानें, ठीक करें, इनकी ये बढ़ रही है। 8,000 साइकेट्रिस्ट की एंड 17,000 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की आज की डेट में कमी है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। 17,000 साइकोलॉजिस्ट कम है हमारे आज की पॉपुलेशन को, हमारी जनता का, जो हम जितने हमारे देश में लोग हैं उसको देखते हुए 17,000 साइकोलॉजिस्ट कम हैं और 8,000 साइकेट्रिस्ट कम हैं, जो कि मन की पीड़ा या मनोरोग को ठीक कर सकें, पहचान सके और जो भी पीड़ित है उन सब तक उस तरह की मदद पहुंच सके। 70 से 90% पॉपुलेशन आज के टाइम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार में, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे वो बड़े लेवल का हो, किसी ना किसी प्रकार से एक किसी तरह के पीड़ा से, मानसिक दबाव से जूझ रही है, पीड़ित है। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा जिसे कहते हैं ध्यान देना साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स के लिए, जो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें बढ़ावा देना। आने वाले 8 से 10 साल में मेंटल इलनेस यानी कि जो मनोरोग है, मानसिक रोग है, वो हार्ट डिजीज़ के बाद, आने वाले 10 साल में हार्ट डिजीज़ के बाद दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा घातक बीमारी हो जाएगी, अगर उसे हम टाइम से नहीं रोकेंगे या उसे आइडेंटिफाई करके, पहचान कर लोगों तक मदद नहीं पहुंचाएंगे। शहरी जो लोग हैं या शहर में फिर भी मदद काफ़ी हद तक लोगों तक पहुंचती है, बट जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं उनके तक मदद पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उनके लिए पहचानना या पता भी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये इंसान एक मानसिक रोग से पीड़ित है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, जिसे कहते हैं कि जो नीड है साइकोलॉजिस्ट की, मनोविज्ञान की, मनोवैज्ञानिकों की, मनोचिकित्सकों की, हमारे देश में बहुत ही ज़रूरी एक नीड बन गई है आज के टाइम में। बहुत बारी कन्फ्यूजन होता है कि मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक में क्या फ़र्क है, यानी कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है। साइकियाट्रिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं, उन्होंने MBBS की होती है और MD की होती है, स्पेशलाइजेशन की होती है साइकियाट्री में। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मेडिकल डॉक्टर नहीं होते, उन्होंने MA की हुई होती है, MPhil की होती है, PhD की हुई होती है।
दोनों के काम करने का जिसे कहते हैं तरीका और जो काम करते हैं वो अलग है, बट ज़्यादातर देखा गया है कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एक टीम में मिल के काम करते हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो आपके लिए अगर आपको उदासी की प्रॉब्लम हो रही है या कुछ मन की मूड की प्रॉब्लम है या नींद की प्रॉब्लम है, गुस्से की प्रॉब्लम है, तो साइकोलॉजिस्ट आपको दवाइयाँ नहीं दे सकते, साइकियाट्रिस्ट आपको दवाइयाँ दे सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट आपकी सिचुएशन समझ के, आपका घर का माहौल, आप किस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है वो समझ के आपको तरीके बता सकते हैं कम करने के अपना गुस्सा या कंट्रोल पाने का गुस्सा। तो दोनों के काम करने में जो तरीका है वो अलग है, बट यूजुअली देखा गया है जो हॉस्पिटल्स में मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक साथ मिलके काम करते हैं, यानी साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट साथ मिलके काम करते हैं। साइकोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर हम मन, अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर, इन सब को सिस्टमैटिकली पढ़ते हुए देखते हैं कि एक इंसान सिचुएशंस में कैसा बिहेव करता है और क्यों बिहेव कर रहा है, उसकी सोच क्या है, उसका मन क्या है। तो साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के बहुत अलग अलग तरह के स्पेशलाइजेशन हैं, यानी साइकोलॉजी के भी अपने अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं। जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च साइकोलॉजी हो गया, काउंसलिंग साइकोलॉजी हो गया, सोशल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी, जीरियाट्रिक साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो ये अलग अलग तरह की साइकोलॉजी है जो कि अलग अलग तरह की पॉपुलेशन या अलग अलग तरह के जिसे कहते हैं स्पेशलाइजेशन पे फोकस करता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में हम पहले बात करेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजी ऐसी साइकोलॉजी की ब्रांच है जो कि असेसमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ जिसे कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के असेसमेंट और ट्रीटमेंट पे काम करती है, यानी कि आप कैसे पहचानेंगे, उन्हें पहचानना, उसकी जिसे कहते हैं तीव्रता की, उसकी कितनी सीवियर प्रॉब्लम है उसको पहचानना और उसके लिए फिर उसकी ट्रीटमेंट प्लान करना, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो सीवियर लेवल के मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उन पे काम करते हैं। ये जो फील्ड है ये साइंस को इंटीग्रेट करती है और इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानते हैं, यानी कि यूजुअली जो काम करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो काउंसलिंग सेंटर्स में आपको पाए जाएंगे, हॉस्पिटल्स में पाए जाएंगे या इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हुए पाए जाएंगे। उसके साथ उनका जो काम करने का तरीका होता है, जैसे कि मैंने बताया, यूजुअली काफ़ी बार देखा गया है कि वो साइकियाट्रिस्ट के साथ काम करते हैं, जहाँ की उनको पेशेंट्स को जो मेडिकल हेल्प के साथ साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल जो थेरेपी हम कहते हैं, थेरेप्यूटिक सपोर्ट और मेडिकल सपोर्ट दोनों साथ मिलता रहे। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, कपल थेरेपी, ये सब तरह की थेरेपी कर सकते हैं। यानी कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो काउंसलिंग कर सकते हैं एक जो पेशेंट है उनकी, पेशेंट की और उनके परिवार की पूरी। अगर कुछ परिवार में प्रॉब्लम है, कुछ अनबन हो रही है परिवार में, बहुत चाहने के बावजूद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो पूरे परिवार को एक जिसे कहते हैं किस तरह जोड़ना, और प्रॉब्लम हो रही है तो उसको किस तरह सॉल्व करना, वो परिवार के सब लोगों को सिखाना, उनकी प्रॉब्लम सुनना। तो फैमिली काउंसलिंग भी होती है, कपल काउंसलिंग भी होती है, यानी शादीशुदा जो जोड़े होते हैं उनमें अगर प्रॉब्लम हो जाए, लड़ाई हो रही है या किसी तरह से मन मुटाव है, ठीक नहीं हो पा रही हैं चीज़ें बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, तो वो कपल काउंसलिंग भी करते हैं। तो हमने बात की इंडिविजुअल काउंसलिंग के बारे में, कपल काउंसलिंग के बारे में, फैमिली काउंसलिंग के बारे में। उसके अलावा ग्रुप साइकोथेरेपी भी होती है जिसमें एक तरह की मानसिक पीड़ा से जूझ रहे लोग, अलग अलग लोग साथ मिलके एक ग्रुप में इकट्ठा होके, जिसमें एक थेरेपिस्ट या दो थेरेपिस्ट होते हैं, वो मिलके अपनी आपस में बात शेयर करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस ग्रुप में सारे आपके जान पहचान के लोग हों। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो ग्रुप थेरेपी जो होती है, तो जो ग्रुप के अंदर लोग होते हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते
और वो आपस में बात करके, अपनी बात शेयर करके, थेरेपिस्ट से बात करके, ये सारी चीज़ें करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो 4 तरह की जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं थेरेपी करते हैं: इंडिविजुअल, कपल, फैमिली एंड ग्रुप। उसके बाद करेंगे हम एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च में। साइकोलॉजी का एक और पार्ट होता है एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च। जैसा कि आपको नाम ही बता रहा है, एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च, ये एक ऐसा पार्ट है साइकोलॉजी का जिसके अंदर हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं रिसर्च करने में, और ह्यूमन बिहेवियर में अलग अलग जो चीज़ें हैं उनके आपस में रिलेशनशिप जानने के लिए हम ये एक साइकोलॉजी का पार्ट होता है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो होता है वो माइंड में थॉट्स, बिहेवियर, इन सब की आपस में क्या रिलेशनशिप है, कितने हद तक रिलेशनशिप है, इस चीज़ को असेस करता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइकोलॉजी का, क्योंकि जब तक आपको आपके बिहेवियर और आपकी सोच में रिलेशनशिप नहीं पता चलेगा, आपके लिए एक साइकोलॉजिस्ट के लिए या एक थेरेपिस्ट के लिए या एक साइकियाट्रिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। क्योंकि अगर आपको उदासी है और आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उन्हें बताते हैं कि मुझे उदासी की प्रॉब्लम है या मुझे नींद कम आती है, क्योंकि ये पहले से देखा गया है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के थ्रू कि जिनको उदासी की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, उन लोगों में नींद की जो पैटर्न है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए ही एक डॉक्टर पहचान पाता है कि अगर आप बता रहे हैं कि आपको नींद में प्रॉब्लम आ रही है या आपका जो मन है वो ज़्यादा खुश नहीं रहता, तो आपको उदासी की प्रॉब्लम है। सो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एक बेस प्रोवाइड करता है सब जो कहता है हमारे लिए, जिसमें रिलेशनशिप हम ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड, थॉट्स, इमोशंस, अंदर केमिकल लेवल, हमारा हर चीज़ों को उसमें ह्यूमन बिहेवियर से क्या उसका रिलेशनशिप है, क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये सब चीज़ें असेस करता है एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च साइकोलॉजी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि अगर हमें देखना है कि आज के बच्चों में जो टीनेजर्स हैं उनमें जो टीवी पे वो अग्रेशन देखते हैं या मार धाड़ देखते हैं, जो वीडियो गेम्स में अग्रेशन देखते हैं, मार धाड़ देखते हैं, उन सब चीज़ों का उनके खुद के गुस्से पे कितना असर होता है, ये चीज़ एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट या जो रिसर्च कर रहे हैं साइकोलॉजी में वो ये चीज़ टेस्ट कर सकते हैं। वो ऐसे टेस्ट करेंगे कि वो 2 ग्रुप बनाएंगे बच्चों के, जिसमें एक वो ऐसे प्रोग्राम दिखाएंगे उनको या ऐसे अडल्ट के साथ कमरे में रखेंगे जो कि बहुत अग्रेसिव है, और वो उसके बाद देखेंगे कि क्या वो बच्चा कॉपी कर रहा है अडल्ट को अग्रेशन देखने, क्या वो अग्रेशन जो अडल्ट में देखता है क्या वो उनके व्यवहार में भी दिखना लगा है जस्ट बिकॉज वो उनके साथ एक कमरे में है। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और जो रिसर्च है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइकोलॉजी का। ये हमें बेस प्रोवाइड करता है सारे हमारे ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन थॉट, इन सब चीज़ों के बारे में। हम आगे चलेंगे और बात करेंगे कि काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या होती है। काउंसलिंग साइकोलॉजी भी साइकोलॉजी का एक पार्ट है जिसके अंदर हम अपने अंदर और हम जो और लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, यानी पर्सनल और इंटरपर्सनल फंक्शनिंग अक्रॉस जो लाइफ स्पैन है, मतलब छोटे से लेकर बड़े बूढ़े जब हो जाते हैं, वो कैसे उस चीज़ को हम देखते हैं कि हमारा व्यवहार दूसरों के साथ, हम दूसरों के साथ क्या रिलेशनशिप बना रहे हैं और हमारी अपने साथ क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ को देखते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी में ये फ़र्क है कि काउंसलिंग साइकोलॉजी ज़्यादा रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स है कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसलिए मुझे नींद में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या मेरे बच्चे के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम है काउंसलिंग साइकोलॉजी उसको डील करती है, उसको एड्रेस करती है। जबकि क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑन द अदर हैंड वो डील करती है ज़्यादा सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पे मेंटल डिसऑर्डर पहुंच जाते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी उस चीज़ को डील करती है। सो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके इमोशनल, आपके सामाजिक, आपके व्यावसायिक, आपके हर जो आपका एस्पेक्ट है लाइफ का, आपका काम काज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपकी बीवी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप खुद अपनी हेल्थ में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, इन सब चीज़ों को
एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो एड्रेस करता है, हैंडल करता है। फिर आती है बारी सोशल साइकोलॉजी की। अभी तक हम बात कर चुके हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में, एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च साइकोलॉजी के बारे में, सोशल साइकोलॉजी के बारे में, काउंसलिंग साइकोलॉजी के बारे में, और अब हम बात करेंगे सोशल साइकोलॉजी के बारे में। सोशल साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर हम देखते हैं कि लोगों की फीलिंग्स, उनकी सोच, उनका बिहेवियर कैसे बदलता है और लोगों के जो उनके आसपास अगर लोग हों तो उनके होने ना होने से कैसे आपका बिहेवियर, आपकी सोच, आपके इमोशंस बदलते हैं। यानी आप सोशली कैसे बिहेव कर रहे हो, सोशली सोशल इंटरेक्शंस कैसे आपके मन के भाव को, आपके सोच को, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। सोशल साइकोलॉजी इसके बारे में पढ़ता है। सोशल साइकोलॉजी का ऐसा पार्ट है जो कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के जो गैप है उसको ब्रिज करता है। सोशल साइकोलॉजी में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का मिश्रण है। दोनों चीज़ों का जो एक जिसे कहते हैं सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के मेन प्रिंसिपल्स को मिलके बनता है। सोशल साइकोलॉजी के हिसाब से जो एक ह्यूमन बिहेवियर है वो एक रिज़ल्ट है अपने हमारा इंटरनल मेंटल स्टेट, यानी हमारा जो मानसिक स्थिति है, मानसिक स्थिति का जब इंटरेक्शन होता है हमारे एनवायरनमेंट से, यानी कि हमारे आसपास जो स्थिति है, आसपास जो एनवायरनमेंट है उसका इंटरेक्शन हमारे अंदर के एनवायरनमेंट से, हमारी मानसिक स्थिति से जब होगा, जो बिहेवियर निकल के आएगा वो सोशल साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। यानी इंटरनल स्टेट और एक्सटर्नल स्टेट, यानी जो हमारे अंदर चल रहा है और जो हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में, हमारे काम पे, कैसे दोनों चीज़ें अंदर जो हमारे अंदर चल रहा है और बाहर जो हमारी प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस या जो भी खुशी दुख जो हमें बाहर से मिल रहा है उसका इंटरेक्शन होके ह्यूमन बिहेवियर कैसे बदलता है, कैसे चेंज होता है, कैसे कम होता है, कैसे ज़्यादा होता है, ये चीज़ें सोशल साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। उसके बाद बारी आती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जैसे कि आप जानते हैं डेवलपमेंट मतलब चेंज यानी ग्रोथ। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ह्यूमन ग्रोथ पढ़ती है, ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन, यानी छोटे से जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर बूढ़े होने तक आपकी जो ग्रोथ हो रही है आपकी मानसिक स्थिति में, आपके मन में, आपके व्यवहार में, आपके शरीर में, उन सब चीज़ों को डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, उन्हें इवैल्यूएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हेल्प करेंगे अगर कोई बच्चा है जो कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, जो कि बहुत उनका आईक्यू ठीक है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी उनके स्कूल में नंबर ठीक नहीं आ रहे, तो जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं वो असेस करेंगे कि कोई प्रॉब्लम, लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है, या कोई अटेंशन में या जो ध्यान एकाग्रित करने में कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चा चाहते हुए भी नंबर नहीं स्कोर कर पा रहा है या उनके नंबर नहीं आ रहे बहुत मेहनत के बावजूद भी। सो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो छोटे से लेकर बड़े तक जो हमें चेंजेस आते हैं, जो 5 साल के बच्चे में चेंजेस आएंगे, उसके बाद जब 12 साल का बच्चा होगा तो कैसे उसका व्यवहार बदल जाएगा, उसका अपने बारे में सोचने का तरीका, दूसरों के बारे में सोचने का तरीका, उसमें जो चेंजेस आएंगे, उससे लेकर जब आप 22 साल के हो जाएंगे, 22 साल में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे चेंज करते हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो, और फिर जब आप 60 साल के या 65 साल के हो जाओगे तो अपनी लाइफ के बारे में आप क्या सोचते हो, तो अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्या नहीं रह जाता, क्या आपके गोल्स होते हैं उस टाइम लाइफ में, क्या चीज़ें आपको उस टाइम खुशी देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी एज के साथ बदलती हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हमारे गोल हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमें खुशी देती है, वो हमारी एज के साथ बदलती रहती है। किसी 5 साल के बच्चे को जो खुशी चीज़ देगी वो 22 साल के इंसान को नहीं देगी। तो चीज़ें बदलती हैं हम सब लोगों के लिए, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है। तो हमारे सोचने का तरीका, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका, हमारे पर्सनालिटी, हमारा सोशल इंटरेक्शन, हमारे बोलने का तरीका, हमारी मन का भाव, हमारा अपने आप के बारे में जो हम सोचते हैं,
जो हमारी जो आइडेंटिटी बनती है, जो हमारा एक जिसे कहते हैं एक पहचान बनती है, वो कैसे छोटे से बड़े होने तक बदलती है, उस चीज़ को डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। ये एक स्पेशलाइजेशन है। इसके लिए पहले आपको साइकोलॉजी का बेस होना ज़रूरी है और उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करके डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद बारी आती है स्कूल साइकोलॉजिस्ट की। स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एजुकेशनल सिस्टम के अंदर काम करते हैं। एजुकेशनल सिस्टम के अंदर काम करते हुए वो स्टूडेंट्स की इमोशनल, यानी कि उनकी जिसे कहते हैं मन की, उनकी जो मन है उदास है नहीं है, उनकी एकेडमिक पढ़ाई कितनी कर पा रहे हैं कितनी नहीं कर पा रहे, उनका इंटरेक्शन अपने साथ के बच्चों के साथ, अपने पीयर्स, अपनी हम उम्र बच्चों के साथ, ये सब चीज़ें स्कूल साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। यानी कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट आपके इमोशनल, आपके एकेडमिक और आपके सोशल, यानी जो आपका इंटरेक्शन है अपने साथ के बच्चों के साथ, उन चीज़ पे ध्यान करते हुए हेल्प करते हैं, स्पेशली स्कूल में और स्कूल के बच्चों के साथ। स्कूल साइकोलॉजी का जो गोल है वो मेन गोल ये है कि पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों के बीच में एक ऐसा नेटवर्क सपोर्ट का बना दे जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो कभी ऐसा ना महसूस करें कि हम पे इतना प्रेशर है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या टीचर्स ऐसा ना महसूस करें कि बच्चे का सारा बर्डन हमारे पे आ गया है, या पेरेंट्स ऐसा महसूस ना करें कि हमें नहीं पता कि हम अपने बच्चे की कैसे मदद कर सकते हैं। सो पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों का एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट, उन सब के बीच में ऐसा सूत्रधार होते हैं कि सबको इक्वल अमाउंट ऑफ सपोर्ट मिले, यानी बच्चा भी उतना ही सपोर्टेड फील करे, टीचर्स भी उतने ही सपोर्टेड फील करें और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी उतना ही सपोर्टेड फील करें। जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज़, लर्निंग याद करने का तरीका, कैसे उनको हम और स्किल्स दे सकते हैं कि जब एग्ज़ाम आए तो घबराहट इतनी ना हो कि आप भूल रहे हो एग्ज़ाम जाते हुए एग्ज़ाम में कि क्या करना है, या आप भूल रहे, अब आपको पहले सब कुछ याद था पर आप एग्ज़ाम में गए तो बिल्कुल सब दिमाग सफ़ा चट हो गया। तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट बच्चों को ऐसे तरीके बताते हैं, ऐसी चीज़ें समझाते हैं कि जिससे उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़े, उनका दबाव, मेंटल दबाव, मानसिक दबाव जो है वो हैंडल करने का उनमें क्षमता बढ़े। ऐसे ही वो पेरेंट्स को हेल्प करते हैं समझने में कि जो बच्चा है वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो किस वजह से आ रही हैं। और टीचर्स को सपोर्ट करते हैं कि टीचर्स क्लास में रहते हुए, क्योंकि टीचर्स का सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है एक स्कूल में बच्चे के साथ, तो टीचर्स कैसे अपने स्टूडेंट्स में आइडेंटिफाई या पहचान सकती हैं कि ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है और इनको अभी हेल्प की ज़रूरत है, कि क्या बच्चा दिमाग से थोड़ा वीक है या फिर बच्चा दिमाग से तेज़ है पर फिर भी नंबर नहीं ला पा रहा, तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी जो चीज़ें पहचानने के तरीके हैं ये स्कूल साइकोलॉजिस्ट हेल्प करता है टीचर्स को पता लगाने में, टीचर्स को सिखाने में। तो जैसे मैंने बताया स्कूल साइकोलॉजिस्ट बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स, टीचर्स के साथ और बच्चों के पेरेंट्स के साथ काम करते हैं साथ, ताकि वो एक साथ मिलकर टीम की तरह काम कर सकें। उसके बाद आती है इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के बारे में। ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं नया ब्रांच है साइकोलॉजी का रिलेटिवली, जिसके अंदर हम वर्क प्लेस बिहेवियर, यानी जब अपने काम पे जाते हैं तो आपका क्या बिहेवियर रहता है उसके बारे में ये जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, इस चीज़ को पढ़ते हैं। उनके लिए मेन टारगेट ये होता है कि वर्क प्लेस में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जिसे कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, कैसे वो इंश्योर करें कि जो लोग आपके काम में आपकी कंपनी में हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पूरी मेहनत करें और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आए उसका और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँ। तो कैसे मैन पावर जो आपने लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो ये लोग आपके इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपके साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं, कैसे उनकी आपस में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, अगर आपस में प्रॉब्लम है तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट या अगर कोई झगड़ा हुआ है वो कैसे सॉल्व हुए, और कैसे सब एक टीम की तरह, एक कंपनी, एक ग्रुप की तरह मिलके एक कंपनी की प्रोडक्टिविटी, एक कंपनी को एक अलग स्तर पे ले जाने की कोशिश करें। तो ये जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है ये वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी
के बारे में बात करती है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कि आपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रेन कर सकते हो कि वो स्ट्रेस सही तरीके से हैंडल करें, या अपना जब स्ट्रेस होने लगे तो कैसे पहचानें कि अगर मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ तो ये शायद स्ट्रेस की वजह से है, कि डेडलाइंस कैसे हैंडल करें, टाइम कैसे मैनेज करें। ये सारी चीज़ें एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट देखते हैं और हैंडल करते हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट कंपनी के हायरिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत सारे आपके जो लोग इंटरव्यू लेते हैं उनमें से एक ऐसा होता है जिसमें इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का बैकग्राउंड हो। एक वहाँ पे एक ऐसा आपका बैठा होगा इंटरव्यू लेने के लिए जो आपके देख सके कि आप में क्या क्वालिटीज़ हैं जो आप हेल्प कर सकती है उस कंपनी को आगे ले जाने के लिए, या आप में क्या कमियां हैं जिस वजह से शायद वो आपको एक इंटरव्यू में चूज़ करें या ना करें। सो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हायरिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं कंपनी के, जो इंटरव्यू लेते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्षमता है क्या नहीं है, क्या इसको हायर करने से कंपनी को फ़ायदा होगा, क्या इसको हायर करने से नहीं करने से कंपनी को क्या कोई नुकसान होगा। सो ये सारी जो डिसीजन मेकिंग है एम्प्लॉय हायरिंग, एम्प्लॉय ट्रेनिंग और एम्प्लॉय हायरिंग में, ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का एक पार्ट है। हम आगे चलेंगे और बात करेंगे जो कि ये सारी जो मैंने अभी आपको जो साइकोलॉजी के अलग अलग ब्रांचेस बताए, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये हो गए साइकोलॉजी के पार्ट। उसके अलावा भी साइकोलॉजी जो एक ब्रांच है, जो एक बेसिक सब्जेक्ट है, वो आपको बहुत सारे ऐसे स्किल्स देता है, वो आपको एक बहुत सारे ऐसे जैसे कहता है लोगों के साथ बात करने का या अपने आप बिहेव करने का, ऐसे जैसे कहते हैं उसमें आपको इतना डेप्थ पता चलता है कि आप में बहुत ऐसे स्किल्स आ सकते हैं जो बहुत डिज़ायरेबल हैं आज के टाइम में अगर कोई आपको हायर करना चाहता है। जो भी कंपनी हायर करेगी किसी को, वो चाहती है कि जो भी वो बंदा हायर करे वो बहुत लोगों के साथ मिलजुल के रहे, अच्छी तरह काम करे, टीम वर्कर हो, अपना काम टाइम पे करे, टाइम मैनेज करे, अपना स्ट्रेस अपने आप हैंडल करे, अपने काम के स्ट्रेस को और घर के स्ट्रेस को कैसे अलग रखना है वो करना सीखे। तो साइकोलॉजी जो है ये सारी वो चीज़ें एड्रेस करता है। आपका बिहेवियर कैसे आपके स्ट्रेस से, कैसे आपके मन से, कैसे आपके इमोशंस, कैसे आपके थॉट्स से रिलेटेड है, आपकी हेल्थ से कैसे रिलेटेड है आपका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी एड्रेस करता है। तो जो अगर आप देखिए टॉप 10 स्किल्स यानी टॉप 10 चीज़ें जो कि एक कंपनी चाहती है कि एक इंसान में हो अगर वो उन्हें हायर कर रहे हैं, उनमें होती है लिसनिंग स्किल्स, कि अगर आपको कोई चीज़ बता रहे हैं तो आप कैसे उन्हें उस चीज़ को किस तरह सुन रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। सो लिसनिंग स्किल्स, औरों के साथ काम करने का तरीका, यानी कैसे क्या आप टीम वर्कर हैं, क्या आप अकेले काम करना पसंद करते हैं, क्या आप टीम के साथ काम करना पसंद करते हैं। डिज़ायर टू लर्न कि मतलब क्या आप और सीखना चाहते हैं या आप बहुत खुश हैं जो आपको आता है, आप उसके अलावा और सीखना नहीं चाहते। तो ऐसे बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं जो कि एक कंपनी देखती है अपने पोटेंशियल, अपने वर्कर्स में जो वो हायर करना चाहती है। तो जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जैसे मैंने बताया, वो इन्हीं एबिलिटीज़ को ढूंढते हैं। उन्हें पता होता है कि इस कंपनी में अगर हमें कोई इस पोजीशन के लिए कोई चाहिए तो उस पोजीशन के लिए आप में क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन एक तरफ है, क्वालिफ़िकेशन के अलावा भी कि आप अपना काम कितनी सूझबूझ से, समझ से, आप अपने सीनियर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आप अपने साथ वाले कोलीग्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अपने जूनियर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कितना आप सुनते हैं, क्या आप ज़्यादा सुनते हैं, क्या आपको दूसरों की बात सुनना नहीं पसंद, क्या आप ज़्यादा आप में क्या लीडर क्वालिटी ज़्यादा है या आप में फॉलोअर क्वालिटी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का पार्ट है, जो कि जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो कंपनी के हायरिंग मैनेजर्स के साथ मिलके ये अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ में ढूंढते हैं। उसके बाद करियर ऑप्शंस हम बात करेंगे, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं साइकोलॉजी में और उनके अलग अलग लेवल। सबसे पहले आप के लिए जाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या मनोविज्ञान में इंटरेस्टेड हैं और आप आगे जाना चाहते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आप में भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़, पर्सनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी होती है एक साइकोलॉजिस्ट में, एक काउंसलर में, एक स्कूल काउंसलर में, एक डेवलपमेंटल काउंसलर में।
पहली चीज़ आप में जिसे कहते हैं ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए, थोड़ा जिसे कहते हैं खुला दिमाग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं, और झुक रहे हैं तो क्यों झुक रहे हैं। अपने खुद के बायसेस, अपनी खुद की कमियां पता होना एक इंसान के लिए, अगर वो साइकोलॉजी में जाना चाहता है, बहुत ज़रूरी है। उनके लिए ज़रूरी है कि वो औरों को सुने। लिसनिंग स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे आप दूसरों की बात सुन सकते हैं, कैसे आप दूसरों को बता सकते हैं कि हाँ आप उनकी बात सुन रहे हैं। कई बारी बोल के बताते हैं, कई बारी अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताते हैं, कई बारी अपने हाव भाव से बताते हैं। लिसनिंग स्किल्स, ओपन माइंडेडनेस, एक्सेप्टेंस। अगर आप साइकोलॉजी में जा रहे हैं तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में हैं फॉर एग्जांपल, यानी या फिर आप अपने काउंसलिंग साइकोलॉजी में, तो आपके पास जो पेशेंट आ रहा है वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम का आ सकता है। तो अगर आप पहले से ही अपना दिमाग बना लेंगे कि मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद या वैसे लोग नहीं पसंद, या मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके लिए एक्सेप्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है कि इंसान की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई इंसान बुरा या अच्छा नहीं होता। सब लोग सिचुएशन की वजह से कोई डिसीजन लेते हैं। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप उस इंसान की जो प्रॉब्लम है वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो हम इसे कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी यानी कि आप दूसरे की प्रॉब्लम कैसे दूसरे के नज़रिए से देख सकते हैं, ना कि अपने नज़रिए से। दूसरे के नज़रिए से प्रॉब्लम देखें, उनके नज़रिए से प्रॉब्लम देखते हुए अपनी साइंटिफिक नॉलेज आप कैसे लगाएंगे, यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट बैलेंस है स्ट्राइक करना। एक जिसे कहते हैं कि अपने खुद की जिसे कहते हैं दूसरे की प्रॉब्लम समझना, उसके साथ साथ कैसे ऑब्जेक्टिव रहना, या किस तरह वो साइंटिफिक नॉलेज आपको दूसरे की प्रॉब्लम में लगा के उन्हें हेल्प करनी है कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ये स्किल्स होना अगर आप साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे कि आप साइकोलॉजी किन किन लेवल्स पे पढ़ सकते हैं। साइकोलॉजी स्कूल लेवल में भी बहुत सारे स्कूल्स में अवेलेबल होती है 11th और 12th में। तो जो लोग साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके स्कूल में साइकोलॉजी या मनोविज्ञान अवेलेबल है पढ़ने के लिए और ऑप्शन है आपके 11th 12th में, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। अदरवाइज़ बैचलर्स लेवल पे भी, यानी BA लेवल पे भी बहुत सारी कॉलेजेस में साइकोलॉजी BA ऑनर्स या फिर BA प्लेन विद साइकोलॉजी सब्जेक्ट ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं, या जो हॉस्पिटल्स हैं या स्कूल्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो ऐसे लोगों को हायर करें साइकोलॉजिस्ट के तौर पे जिनके पास बैचलर्स हो साइकोलॉजी में। बैचलर साइकोलॉजी में एक बहुत ही बेसिक डिग्री है जो आपके लिए होनी ज़रूरी है। बैचलर साइकोलॉजी में करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 11th और 12th में साइकोलॉजी हो। आप किसी भी ब्रांच में अगर हैं, 11th 12th में आपने कोई भी स्ट्रीम ले रखी है, नॉन मेड हो गया या मेडिकल हो गया या कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, आप किसी भी स्ट्रीम लेते हुए भी आप बैचलर्स कर सकते हैं साइकोलॉजी में। जिनके पास 11th 12th में साइकोलॉजी होती है उनके लिए कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल हो जाता है कि वो आगे बैचलर्स ले लें, क्योंकि उनके लिए ट्रांजिशन करना 12th से बैचलर्स लेवल पे ज़्यादा आसान हो जाता है। बट अगर आपके स्कूल में आपके स्कूल में साइकोलॉजी नहीं है या मनोविज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है आपके 11th 12th में, उसके बावजूद भी आप बैचलर्स लेवल पे या BA लेवल पे साइकोलॉजी कर सकते हैं। BA लेवल पे जो साइकोलॉजी है वो हमारे इंडिया में ज़्यादातर सब कॉलेजेस में अवेलेबल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, JNU में अवेलेबल है, जितने भी कॉलेजेस हैं दिल्ली के आसपास, प्राइवेट या गवर्नमेंट या सेंट्रलाइज्ड, सब में ज़्यादातर आपको साइकोलॉजी में बैचलर्स या BA लेवल पे आपको ये ज़रूर मिलेगी। अलग अलग कट ऑफ्स होते हैं। हर जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी होता है उसका क्राइटेरिया अलग होता है बैचलर्स में स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करने का। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल DU में जो क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करने का, वो शायद अलग हो किसी और कॉलेज में या किसी और प्राइवेट कॉलेज में। सो अगर मैं अभी की बात करूं, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कट ऑफ मार्क्स हैं बैचलर्स इन साइकोलॉजी में, वो 80% से लेकर 95% के बीच में वेरी करते हैं। यानी 80 से 95% अगर आपके
मार्क्स हैं, तो जो कट ऑफ है अलग अलग कॉलेजेस में वो इन 80 से 95 के बीच में ही कहीं ना कहीं लाए करेगा। DU के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छी डिग्री और बहुत ही से कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत इन डेप्थ साइकोलॉजी बैचलर्स जिसे कहते हैं लेवल में पढ़ाते हैं। बैचलर्स लेवल के बाद आपके क्या करियर ऑप्शंस हैं? यूजुअली बैचलर्स लेवल या BA लेवल जो साइकोलॉजी की है वो एक बहुत बेसिक डिग्री है, तो बैचलर्स के बाद एकदम अगर आप सोच रहे हो कि आप काउंसलर बन जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे, तो वो नहीं हो सकता। बट हाँ, बैचलर्स लेवल के बाद आप कहीं ना कहीं आप में ये क्षमता आ जाती है कि आप लोगों, जितनी भी जो प्रोफेशन है या करियर है जिसमें आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, उसमें आप थोड़े स्किलफुल हो जाएं। जैसे कि जो काउंसलर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, पेशेंट रिलेशन ऑफिसर्स हो गए, या फिर जो ब्लड बैंक में काउंसलर्स होते हैं, या बाकी हॉस्पिटल में जो ऐसे काउंसलर्स होते हैं जिसमें उनको किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं बट लोगों से बातचीत करके उन्हें समझाना होता है कि हॉस्पिटल का स्टे कैसा होगा, हॉस्पिटल में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकती, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किससे बात करें। सो बेसिकली जो लोगों के साथ इंटरेक्शन का जो एक स्किल है, बैचलर्स लेवल के बाद आपको ऐसी जॉब्स मिल सकती हैं जो आपको एक निचले तौर पे आपको पता हो कि लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। जैसे आप बैचलर्स अगर आपने करी है साइकोलॉजी में, तो उसके बाद आप बिजनेस साइड में भी या कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो साइड होती है उसमें भी जा सकते हैं MBA करके। यानी अगर आप बैचलर्स इन साइकोलॉजी कर रहे हैं, उसके बाद आप MBA कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स में या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल में, आपने आगे आप MBA करना चाहते हैं, तो इसमें फिर आप ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, ह्यूमन रिसोर्स असिस्टेंट के तौर पे जा सकते हैं, या फिर पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट के तौर पे जा सकते हैं, या फिर एडवर्टाइजिंग सेल्स एजेंट के तौर पे जा सकते हैं। तो ज़्यादातर बैचलर्स जो लेवल है या BA लेवल है साइकोलॉजी का, उसके साथ आपको कहीं ना कहीं कोई और डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको एक जिसे कहते हैं अच्छी जॉब चाहिए, या फिर ऐसी जॉब चाहिए जिसमें आप लोगों से बात करें या आपकी लोगों से इंटरेक्शन हो। आप एजुकेशन में भी जा सकते हैं बैचलर्स के बाद। अगर आपने BA कर रखी है साइकोलॉजी में, तो अगर आप B.Ed करेंगे तो आप टीचिंग जॉब्स में जा सकते हैं स्कूल लेवल पे। अगर नेट क्वालिफाई करके बैचलर्स करके नेट क्वालिफाई करके, या फिर मास्टर्स आगे लेकर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी टीच कर सकते हैं। सो बैचलर्स लेवल जहाँ तक बात हुई, एक बहुत ही बेसिक डिग्री है। आपको कहीं ना कहीं उसके साथ और कोर्सेज करने पड़ेंगे, या फिर मास्टर्स करनी पड़ेगी, या फिर MBA हो गया, या B.Ed हो गई, या एक नेट हो गया, करना पड़ेगा अपने मनपसंद फील्ड में जाने के लिए। तो बैचलर्स करने के बाद आप, उसके बाद आपके लिए ऑप्शंस खुल जाते हैं कि आप एजुकेशन लेवल पे जाएं, या आप एक हेल्थ केयर में जाएं, या आप कॉर्पोरेट में जाएं, और आप HR में जाएं। ये सारी चीज़ें आपके लिए ऑप्शन खुल जाती हैं बैचलर्स साइकोलॉजी करने के बाद। आगे है कि मास्टर्स लेवल में आप, अगर आप आगे साइकोलॉजी में बैचलर्स आपने कर लिया और आप और भी इंटरेस्टेड हैं मनोविज्ञान में मास्टर्स करने के लिए, MA लेवल में मनोविज्ञान पढ़ने के लिए, तो उसके अंदर बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आ जाती हैं कि आप स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में करना चाहते हैं। आप एडिक्शन या फिर जो नशीले पदार्थ छुड़ाने या उस चीज़ की स्टडी में आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, या आप जेरियाट्रिक पॉपुलेशन यानी कि आप बड़े बूढ़ों के साथ काम करना चाहते हैं, आप किशोर अवस्था के बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, आप छोटे बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, आप कपल के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन, जिसे कहते हैं बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके सामने जो आप चूज़ कर सकते हैं अपनी स्पेशलाइजेशन। स्कूल साइकोलॉजी में जाना चाहते हो आप, या फिर मैरिज और फैमिली थेरेपी में जाना चाहते हो, कॉलेज लेवल में जाना चाहते हो, करियर काउंसलिंग में जाना चाहते हो, ये सारे लेवल्स आपके मास्टर्स लेवल में आपको पढ़ने को सारी सब्जेक्ट्स मिलते हैं। और मास्टर्स के आप लास्ट ईयर में आप चूज़ कर सकते हो अपनी स्पेशलाइजेशन, या आप इंटर्नशिप के थ्रू अपने आप को ज़्यादा एक्सपोजर दे सकते हो कि आपको कौन सा जो फील्ड है साइकोलॉजी का उसमें आप आगे जाना चाहते हो। आप हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो, या फिर आप स्कूल्स में काम करना चाहते हो, आप कपल्स के साथ काम करना चाहते हो, या आप करियर काउंसलिंग करना चाहते हो, तो मास्टर्स लेवल में आपको ये हर तरह की पढ़ाई करने को मिलेगी ताकि आप बेटर इक्विप्ड हो जाओ, आपको ज़्यादा नॉलेज हो, आप एक वाइज डिसीजन ले सको कि आपको आगे जो स्पेशलाइजेशन करनी है वो किसके अंदर करनी है। मास्टर्स करने के बाद साइकोलॉजी में, या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के बाद आप एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो अंडर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट सुपरविजन।
यानी कि अगर आपने मास्टर्स कर ली है तो उसके बाद आपको काउंसलिंग पोजीशन मिल जाएगी, या तो स्कूल में या किसी हॉस्पिटल में, या जिसे कहते हैं हम किसी एनजीओ सेक्टर में। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके लिए अवेलेबल हो जाती हैं, ये सारी जॉब ऑप्शंस आपके लिए खुल जाती हैं अगर आपने मास्टर्स कर रखी है, यानी आपने एमए कर रखी है मनोविज्ञान में, अगर आपने मास्टर्स कर रखी है साइकोलॉजी में। तो इंडिया में मास्टर्स के बाद एक और डिग्री है एमफिल डिग्री, जिसके अंदर प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। ये मास्टर्स के बाद ही होती है। एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, या फिर आपको अगर एमफिल भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है कि आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी में करनी है या रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी में करनी है। तो अगर आप एमफिल करना चाहते हैं, एमफिल कंप्लीशन के बाद आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि आप अपने आप अकेले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे पेशेंट देख सकते हैं। आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं, आईक्यू टेस्ट, असेसमेंट कर सकते हैं, पर्सनालिटी असेसमेंट, ये सारी टेस्टिंग कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल, कपल, फैमिली और ग्रुप काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। आप सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में मेन फ़र्क ये होता है कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की जो डिग्री का लेवल होता है वो होता है मास्टर्स लेवल, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो डिग्री का लेवल होता है वो होता है एमफिल लेवल। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कम सीवियरिटी के पेशेंट्स देखते हैं, रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ज़्यादा जो गंभीर किस्म की मानसिक रोग होते हैं उनको डील करते हैं। एमफिल के बाद जो होते हैं आप नेक्स्ट डिग्री आती है पीएचडी लेवल की। पीएचडी लेवल सबसे जिसे कहते हैं ऊंचा लेवल है साइकोलॉजी के अंदर, मनोविज्ञान के अंदर। उसके अंदर आप कॉलेज लेवल पे पढ़ा सकते हैं। पीएचडी के बाद आप खुद रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग रिसर्चेज होती हैं, हमारी फील्ड बढ़ रही है, नई है, तो बहुत रिसर्चेस चल रही हैं साइकोलॉजी के अंदर। तो अगर आपके पास डॉक्टर डिग्री, आप अपने आप कंडक्ट करा सकते हैं रिसर्च, आप हेड कर सकते हैं एक मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम किसी हॉस्पिटल में, आप साइकियाट्रिक यूनिट के अंदर काम कर सकते हैं, आप एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अगर ऊपरी तौर से बात की जाए तो सबसे बेसिक जो डिग्री है मनोविज्ञान में वो है बीए लेवल पे, उसके बाद आती है मास्टर्स लेवल के, एमए लेवल की, उसके बाद अगला लेवल आता है एमफिल, और उसके बाद आता है पीएचडी। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही बनना चाहते हैं तो आप यही रूट ले सकते हैं, बैचलर्स एमए या फिर बैचलर्स एमए एमफिल या बैचलर्स एमए एमफिल पीएचडी। अगर आप अपने बीए कर ली है साइकोलॉजी में और आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप बीए के बाद बीएड करके या बीए के बाद नेट क्वालिफाई करके या ये करके आप टीचिंग एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं। अगर आपने बैचलर्स कर रही है और आप उसके बाद एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए करके आप कॉर्पोरेट लेवल पे जा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ऑप्शंस खुल जाती हैं। सो एक बैचलर्स जो हम कहेंगे एक बहुत बेसिक डिग्री है। कोई भी अगर मनोविज्ञान में इंटरेस्टेड है या मनोविज्ञान पढ़ना चाहता है तो उनके लिए बैचलर्स करनी बहुत ज़रूरी है। बैचलर्स में के कोर्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 11th और 12th में बैचलर्स, आपके 11th और 12th में मनोविज्ञान का आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो। आप किसी भी कोर्स से अगर हैं तो आप बैचलर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सो काफ़ी कुछ हमने आज कवर किया कि आपके क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, आपके क्या आप अलग अलग तरह के डिग्रीज़ हो सकती हैं जो आप मनोविज्ञान में अगर इंटरेस्टेड हो, साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हो एज अ करियर बनाने में, या साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो और आगे कोई और करियर में जाना चाहते हो, ह्यूमन रिलेशनशिप या आपको लोगों के साथ अगर काम करना पसंद है तो आप ह्यूमन रिसोर्स में जा सकते हो एमबीए करके, या टीचिंग में जा सकते हो अगर आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी पसंद है तो। सो हमने ऊपरी तौर से काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की। साइकोलॉजी क्या होती है, अलग अलग तरह की साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशंस कौन सी अलग तरीके होती हैं, आप में क्या स्किल्स होने चाहिए अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या काउंसलर बनना चाहते हैं, और अलग अलग तरह की डिग्री जो आपके लिए अलग अलग एवेन्यूज़, करियर एवेन्यूज़ और करियर ऑप्शंस खोलते हैं। तो इसको अगर दूसरा तरह से देखें तो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड अगर आपको सूट करता है तो आप जाएं, वरना और साइकोलॉजी को एज ए करियर विषय को पढ़ना आपके लिए उचित नहीं होगा। तो लेकिन
ये तो हुआ शुरुआती दौर में, लेकिन जब आप उस जॉब में आ जाते हैं तो जॉब का अपना रिक्वायरमेंट होता है, तो कुछ लोग जॉब करने के बाद लगता है कि नहीं अब हमको नहीं करना चाहिए, इसका जो डिमांड है उसको हम नहीं मीट कर पा रहे हैं, तो वो शुरू में कैसे लोग देखेंगे? क्योंकि बहुत सारे केसों में ऐसा देखा जाता है कि शुरुआती दौर में तो चाहे जानने वाले लोग हों या दोस्त में कोई जानने वाला हो तो देखकर लोग सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं, लेकिन जब जॉब का जो चुनौती आती है या उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको नहीं मीट कर पाते हैं तो उनको लगता है कि चुनाव गलत है। तो वो पहले से ही कैसे इंश्योर किया जाए कि जो हम चुनाव कर रहे हैं वो गलत नहीं है? अगर हम सिर्फ जनरल लेवल पे बात करें, जनरल लेवल पे कोई भी करियर या कोई भी अगर आप अपने लिए स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं कि मुझे आगे जाके मेडिकल में जाना है या मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे डेंटिस्ट बनना है या लॉयर बनना है, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर जो होते हैं उनकी पढ़ाई कितने साल की है, उसमें क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, उसमें कितनी रिक्वायरमेंट है टाइम के हिसाब से और कितनी मेहनत लगेगी, और आगे जाके जब आप एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट बन जाते हो या आप एक्चुअली लॉयर बन जाते हो तो आपको किस तरह का काम करने को मिलेगा। बहुत बारी होता है जो बच्चे होते हैं 12th में या कॉलेज के बाद बहुत ही सडन डिसीजन ले लेते हैं बिना सोचे समझे, बिना इनफ रिसर्च करे, बिना इनफ छानबीन करे कि मुझे डॉक्टर बनना है। बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि डॉक्टर अगर आप बनना चाह रहे हो तो आपको आगे क्या आपके पास स्किल्स होने चाहिए, क्या आपकी खुद की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कितने आपके नंबर आने चाहिए, एंट्रेंस कौन कौन से हैं, कौन से अलग अलग लेवल पे कंपटीशन है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है एक MBBS डिग्री में या BDS डिग्री में जो कि बेसिक बैचलर्स की तौर पे देखा जा सकता है मेडिकल या डेंटल के अंदर, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितने साल की MBBS है, MBBS के बाद MD होती है, स्पेशलाइजेशन होती है। तो एक एजुकेटेड और एक सूझबूझ से लिया हुआ डिसीजन ही लंबे समय तक बहुत ज़रूरी होता है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जो करियर है वो आपका लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। तो किसी के प्रेशर में आके या ऐसी चीज़ में आप अपना करियर ना बनाएं या ऐसी चीज़ में आप जैसे कहते हैं अपनी स्ट्रीम ना चूज़ करें जो आपके पसंद की नहीं है, क्योंकि आपको पूरी ज़िंदगी उसी फील्ड में रहना है, उसी फील्ड में आपको आगे काम करना है, रोज़ आप वही काम करोगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि वो काम आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, वो काम आपके लिए जिसे कहते हैं कि खुशी दे आपको और आपके मन पसंद का हो। सो ज़ोर ज़बरदस्ती मन मार के किसी फील्ड में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो बहुत मन मार के किसी फील्ड में आते हैं, सस्टेन करना अपने आप को एक प्रोफेशन में या एक करियर चॉइस में। तो चलिए, तो मनोविज्ञान पढ़ने वालों को तो ये नहीं आना चाहिए क्योंकि वो मनोस्थिति को समझते हैं और वो तो दूसरे को गाइड करेंगे। हाँ, अगर इसमें आ जाए तो उनको क्या करना चाहिए? दे शुड शिफ्ट फ्रॉम वन करियर टू अनदर या दे शुड ट्राई फॉर। अगर मनोविज्ञान में आपने बैचलर्स कर ली है या आपने 12th में ले ली और बैचलर्स कर ली, पर उसके बाद आपको लग रहा है कि ये मेरी फील्ड नहीं है, शायद मैं काउंसलिंग ना कर पाऊँ या मैं आगे जाके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ना बन पाऊँ, तो जैसे मैंने कहा कि आपके साथ बैचलर्स इन साइकोलॉजी इतनी बेसिक डिग्री है और ये आपको बेसिक ह्यूमन इंटरैक्शंस और ह्यूमंस के बारे में बताती है, इंसानों के बारे में, उनका व्यवहार कैसा होता है, मन कैसा होता है, कि आप आगे अपनी कोई भी फील्ड शिफ्ट कर सकते हो। आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो, आप कंपनी में जाके काम कर सकते हो, आप टीचिंग के अंदर जा सकते हो। तो अगर आपने बैचलर्स कर ली है तो उसके बाद ऐसा नहीं होता कि आप बंद जाते हो कि आपके मास्टर्स करनी ही ज़रूरी है। अगर आपको इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में तो हाँ, आप मास्टर्स करिए, आगे MPhil भी करिए, बट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो उसके अलावा भी आप बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। आप एडवर्टाइजिंग सेल्स में जा सकते हो, आप सेल्स मार्केटिंग में जा सकते हो। बैचलर्स एक बहुत ही बेसिक डिग्री है, बैचलर्स के बाद MBA कर सकते हो आप, बैचलर्स इन साइकोलॉजी के बाद आप जिसे कहते हैं आप B.Ed कर सकते हो। आप बहुत सारी डिग्रीज़ हैं जो हमारे लिए ऑप्शंस खोल जाते हैं। तो जिसे कहते हैं कि एक बैचलर्स अगर आपने कर लिए तो आप बंद नहीं जाते, आप उसके बाद बहुत आसानी से अपनी फील्ड बदल सकते हो अगर आप साइकोलॉजी में आगे इंटरेस्टेड नहीं हो मास्टर्स करने में, MA या MPhil करने के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि साइकोलॉजी के लिए बायोलॉजी का ज्ञान होना आवश्यक है। क्या यह मिथ है कि यह कुछ हद तक हेल्प करता है साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को? साइकोलॉजी पढ़ने के लिए आगे मैं ये नहीं कहूँगी कि एडमिशन के लिए बायोलॉजी 12th में होनी ज़रूरी है, पर हाँ
अगर आप साइकोलॉजी आगे आपने मन बना लिया है, आप सोचते हैं आप साइकोलॉजी में बहुत अच्छे रहेंगे और आप साइकोलॉजी बैचलर्स लेवल पे पढ़ना चाहते हैं और आपके पास अगर बायो की नॉलेज है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी जो है वो आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, आपके व्यवहार को पढ़ती है। एक कड़ी जो ये बंधी हुई है तीनों के बीच में, उसमें पढ़ती है। तो उसमें आपके बायोलॉजी भी आती है, फिजियोलॉजी भी आती है, उसके अंदर आपकी साइकोलॉजी भी आती है। तो साइकोलॉजी एक साइंस है। तो अगर आपके पास बायो है तो आपको फ़ायदा हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है आपके लिए बायो होना अगर आपको आगे बैचलर्स लेवल पे साइकोलॉजी करनी है तो। यानी इसको इस तरह से भी समझा सकता है कि अगर आप साइकोलॉजी में एडमिशन ले लिए हैं तो अगर आपको एडेड एडवांटेज चाहिए तो बायोलॉजी के कुछ जो मामूली ज्ञान है या बेसिक पुस्तकें हैं उसको पढ़ना चाहिए, और ताकि आपकी जो समझदारी हो सो बेहतर विकसित हो सके। काफ़ी हद तक आप बैचलर्स लेवल में भी बायो पढ़ाते हैं आपको, तो इसलिए अगर थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज है बायो की तो काफ़ी हेल्प करेगी आपको आगे। और उन लोगों को जो जैसा कि आपने बताया कि अगर उनको लगे कि नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट में चला जाना चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना बेसिकली उनका नेचर इम्पेशेंस, जो कि पेशेंस नहीं रख सकते हैं, तो उन लोग को इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? उनका कहना है कि हमें साइकोलॉजी अच्छा लगता है लेकिन हमको कोई काम करने का पेशेंस नहीं, हम जल्दी जल्दी करते हैं। तो उनको, क्योंकि इसमें तो दूसरे को मनोविज्ञान को समझना है, बिहेवियर को समझना है, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है या क्या करना चाहिए? क्योंकि बेसिक ट्रेट को तो लोग बदल नहीं सकते। हाँ जी, एक होता है कि आप की जो एक पर्सनालिटी का पार्ट हो जाता है कि आपको जल्दी जल्दी काम करना पसंद है, आप इतना पेशेंस नहीं रख पाते। पर अगर आपको आगे साइकोलॉजी में जाना है, आपको काउंसलिंग करनी है, आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना है, आपको एक साइकोथेरेपिस्ट बनना है, तो आपके लिए ज़रूरी है पेशेंस रखना, क्योंकि आप किसी और इंसान के साथ काम करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका स्पीड है काम करने की वो दूसरे के साथ मैच हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सामने वाले के लेवल से लेवल मिला के आप चलें। तो अगर किसी के लिए ये बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अगर समझ रहे हैं कि आप नहीं बदल सकते तो आप बहुत सारे और ऑप्शन हैं, इन पे जा सकते हैं। बट पेशेंस, एक्सेप्टेंस, ओपन माइंडेडनेस, जेन्युइननेस, एम्पैथी, ये बहुत एक लिसनिंग स्किल्स, एक बहुत बेसिक जो इसे कहते हैं स्किल्स हैं अगर आप आगे काउंसलिंग करना चाहते हैं या साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं उस चीज़ के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं अब ख़त्म करना चाहूँगा। तो दो चीज़, एक तो इंटरेस्ट है और उसमें कुछ करने का भी मन है, लेकिन इसके अलावा केवल इंटरेस्ट और इनक्विजिटिव के अलावा लोगों में कौन से ऐसे 3 गुण होने चाहिए ताकि वो देख लें कि अगर ये हैं तब हम इसमें जाएं वरना नहीं जाएं? देखिए, ये पता लगाना, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक वेस्ट बंगाल से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, मैं बंगाली में ग्रेजुएशन और उसके बाद मैंने बीएड करके मास्टर डिग्री किया है एजुकेशन में। तो स्कूल साइकोलॉजी में मैं स्पेशलाइजेशन करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो कृपया आप लिए कौन सा कोर्स है आगे? पहले अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद प्रश्न पूछें। जी, पूछिए। हेलो, मैंने ग्रेजुएशन किया है बंगाली लिटरेचर में, उसके बाद मास्टर डिग्री किया, उसके बाद बीएड किया, उसके बाद एजुकेशन में मास्टर डिग्री किया। तो उसके बाद मैंने स्कूल साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहा हूँ। तो इसके बाद क्या कोर्स है, यही जानकारी चाहिए। ग्रेजुएशन किए हैं, मास्टर किए हैं और स्कूल साइकोलॉजी में उन्होंने भी कुछ कोर्स किया है, तो उन्हें और आगे क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पर स्कूल साइकोलॉजी में किया है, इसका मतलब कि बच्चों का या स्कूल से उनका लगाव है। अगर आप बैचलर्स कर चुके हैं साइकोलॉजी में और आप मास्टर्स भी कर चुके हैं, उसके बाद आपने स्कूल साइकोलॉजी में कोई कोर्स किया है, तो आप जो स्कूल्स हैं उसके अंदर एज अ स्कूल काउंसलर लग सकते हैं और आप या किसी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं जिसमें आप बच्चों की पीडियाट्रिक वार्ड के साथ या फिर एडोलेसेंट कोई क्लिनिक है उसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मास्टर्स लेवल का भी नॉलेज है और आप पर स्कूल साइकोलॉजी की भी नॉलेज है। तो आप बोथ हॉस्पिटल्स में एज अ काउंसलर या फिर स्कूल के अंदर एज अ स्कूल काउंसलर दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। और उन्हें किस तरह की और डिग्री हासिल करना चाहिए ताकि
अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने और एवेन्यूज़ खोलना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ काउंसलिंग से संतुष्ट नहीं हैं और आपको साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी होगा कहीं ना कहीं एमफिल करना। पर मैं ये कहूँगी कि मास्टर्स के बाद भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके खुले हुए हैं। आप अपने आसपास के स्कूल से बात करें, हॉस्पिटल से बात करें, स्कूल काउंसलर या फिर हॉस्पिटल में एज अ काउंसलर या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आपको जॉब मिल सकती है। एक महाराष्ट्र से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। सर, मेरे सिस्टर का फिजियोथेरेपी हो चुका है, तो उसके लिए हमें पूछना था कि वो साइकोलॉजी में क्या कर सकती है आगे। फिर से आप सवाल पूछेंगे? सर, मेरे सिस्टर का फिजियोथेरेपी हो चुका है। साइकोलॉजी का? सॉरी, फिजियोथेरेपी हो चुका है। ओके, साइकोलॉजी का फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में डिग्री किया है उनने? हाँ, डिग्री हो चुकी है। वो साइकोलॉजी में आगे क्या कर सकती है? अच्छा, देखिए, फिजियोथेरेपी और साइकोलॉजी अलग अलग फील्ड्स हैं। फिजियोथेरेपी एक तरह का पैरामेडिक फील्ड है, जैसे यानी मेडिकल का एक दूसरा हिस्सा है फिजियोथेरेपी, जिसके अंदर आप वर्जिश करा के और कैसे आप रिहैबिलिटेट करते हैं लोगों को। सो फिजियोथेरेपी एक अलग फील्ड है और साइकोलॉजी अगर अलग फील्ड है। अगर आपने बैचलर्स की है फिजियोथेरेपी में, तो आप और एडिशनल जिसे कहते हैं एसोसिएट डिग्रीज़ या और एडिशनल मास्टर्स डिग्री लेकर हॉस्पिटल्स में लग सकते हैं। फिजियोथेरेपी का और साइकोलॉजी का एज सच जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप चाहें तो रिहैबिलिटेशन में यूज़ हो सकता है कि आपने फिजियोथेरेपी में बैचलर्स कर रखी है और आप साइकोलॉजी में और डिग्री लेकर या और कोर्स कर आप रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी में जा सकते हैं। पर एज सच फिजियोथेरेपी एक अलग फील्ड है और साइकोलॉजी एक अलग फील्ड है। लेकिन फिजियोथेरेपी जो कर रहा है साइकोलॉजी में कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो साइकोलॉजी में मास्टर कर सकता है? अगर बैचलर इन फिजियोथेरेपी कर रखा है तो क्या साइकोलॉजी में मास्टर? अगर आपने बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी की है तो आपको बैचलर्स इन साइकोलॉजी करनी पड़ेगी, या कोई एडिशनल जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो शायद आप कर पाएँ, अगर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बैचलर्स इन साइकोलॉजी नहीं है तो। ओके, तो मतलब आप उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कहाँ कहाँ ऑफर किया जा रहा है, उसके बाद ही वो निर्धारित कर सकते हैं कि हम डिग्री इन साइकोलॉजी लें या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आमतौर पे जो इसको मास्टर करना है, क्या रिक्वायरमेंट खोजते हैं? मास्टर इन साइकोलॉजी कोई करना चाहे तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? जी, मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर एक तो आपने बैचलर्स होनी साइकोलॉजी में ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट कर ली है तो मास्टर्स इन साइकोलॉजी का मोस्टली हर जगह एंट्रेंस एग्जाम होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग एंट्रेंस एग्जाम है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो बात करेंगे, एक उत्तराखंड से दर्शक उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। सर, मैं अभी ग्रेजुएशन करके हाँ पूछिए, सवाल पूछिए। उसके बाद बीएड किया है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो जी। हाँ सर, मेरा कंप्लीट हो गया है ग्रेजुएशन और बीएड भी कर चुका हूँ। ओके, और उसके बाद भी कंप्लीट होने वाला है अभी। इनकी आवाज़ कट के आ रही है। इंग्लिश से आपकी आवाज़ कट कट कर आ रही है, फिर से सवाल पूछिए। बीएड कर चुके हैं, इतना हम लोग को समझ में आ रहा है। क्या करना पड़ेगा मुझे? जी, टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूँ। आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ साफ नहीं आ रही है। हेलो जी जी, पूछिए, सवाल पूछिए। सर, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। हेलो हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ बीए। ओके, तो उसके बाद मैंने बीएड किया अभी और पीजी कर चुका हूँ अभी। अब आगे के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये बोल रहे हैं ग्रेजुएशन कर लिया है, बीएड कर चुके और हैं, बीएड कर चुके हैं, और आगे पूछ रहे हैं कि और क्या हो सकता है। और क्या हो सकता है? जी, जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन करी है उस सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के बाद आप बीएड में उसी टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। क्योंकि आप अभी हमने क्लियरली बताया नहीं आपने कि आप कौन सी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया है, पर बीएड लेवल के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रखा है तो आप स्कूल लेवल पे टीच कर सकते हैं, प्राइमरी क्लासेस को टीच कर सकते हैं। सो बीएड के बाद देखिए स्कूल में पढ़ाने का ऑप्शन खुल जाता है। ये उसमें बीएड की जगह एमएड भी कर सकते हैं, ताकि उसमें भी इनके लिए जो एवेन्यूज़ खुल जाए, टीचिंग में, एजुकेशन में उनके लिए कई और रास्ते ओपन हो सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे लास्ट कि
कौन कौन से 3 गुण होने चाहिए जो कि एक साइकोलॉजी, अगर कोई अगर साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए या उसमें अगर अपना करियर देखता है तो ये 3 गुण का होना आवश्यक है, तभी वहाँ जाए वरना नहीं जाए। तो इसके साथ आज के कार्यक्रम को विराम देंगे। जी बिल्कुल, मैं कहूँगी एम्पैथी, यानी दूसरों की जो समझने की, प्रॉब्लम है उनको उसी तरह उन्हीं के पोजीशन में आके समझना। फिर से एक महाराष्ट्र से बिल्कुल, दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, कृपया सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। हाँ सर, मुझे 12th के बाद कोर्स करना था, तो फिर कौन सा होगा? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, सवाल पूछिए। बैचलर कोर्स 12th के बाद कौन सा होगा सर? हेलो, फिर से सवाल पूछिए। 12th के बाद कौन सा कोर्सेस होगा सर? बैचलर वर्किंग ऑफ बैचलर में 12th के बाद कौन सा होगा सर? 12th के बाद बैचलर्स में आपने कौन से सब्जेक्ट में बैचलर्स किया आपने? हेलो, बैचलर में आपके क्या विषय थे? 3 ईयर तक फुल टाइम करस्पॉन्डिंग कोर्स कर सकता हूँ क्या? बैचलर्स सिंपल बीए ऑनर्स की है, किसी सब्जेक्ट में की है? हाँ, सिंपल बीए ऑनर्स की है। अगर आपने सिंपल बीए ऑनर्स कर रखी है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप बीएड में इंटरेस्टेड हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। पर आगे आपके लिए कहीं ना कहीं एक ज़रूरी हो जाएगा डिप्लोमा डिग्री करना, ताकि आप अपना सब्जेक्ट जो है, अगर आप आगे टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आप किस सब्जेक्ट में टीच करना चाहते हैं, आपके लिए ज़रूरी है समझना, ताकि आप थोड़ी, जिसे कहते हैं, फोकस्ड अपना एफर्ट डाल सकें उस सब्जेक्ट के अंदर। बीए ऑनर्स के बाद बीएड कर लिया है आपने, आप कह रहे थे कि बीए ऑनर्स आपने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया है, उसके बाद किसी सब्जेक्ट में थोड़ा नैरो डाउन करें, ताकि आपके पास जो टीचिंग ऑप्शन है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में खुल जाए। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे, एक तो एम्पैथी, दूसरा एक हो गया एम्पैथी, दूसरा हो गया ओपन माइंडेडनेस, और तीसरा हो गया आपका जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी या फिर पेशेंस। ओके, सो मित्रों, अगर ये 3 क्वालिटी आप में हैं, दूसरे को समझने का, चीज़ों को ऑब्जेक्टिव तरह से देखने का और ऑब्जर्वेशन करने का, तो निश्चित तौर पे आप साइकोलॉजी को अपना विषय बना सकते हैं, क्योंकि और उसमें रोज़गार के बहुत सारे अवसर हैं। तो मैं समझता हूँ कि साइकोलॉजी में कौन लोग साइकोलॉजी को अपना करियर के तौर पे बनाएं और क्या क्या इसमें एवेन्यू है, सब पर बात हम लोग आज चर्चा किए और काफ़ी अच्छी तरह से डॉक्टर आदित्य लोहान ने हम लोग को समझाया। लेकिन जाने के पहले आज हम लोग आज का कार्यक्रम को विराम देंगे। उत्तराखंड के दर्शक हैं, उनके सवाल के साथ, क्योंकि आप निराश न हो, तो कृपया आप अपना सवाल पूछिए, उसके बाद हम लोग विराम देंगे। हेलो जी, सवाल पूछिए। मैं सर ये बोल रहा हूँ कि मैं इंटरमीडिएट किया हुआ हूँ, मतलब मेरा 60% विकलांग है, आंखों से कम 60% का विकलांग है। तो इसमें कई जगह मैंने अप्लाई किया है इसके नौकरी के लिए, तो इसमें हमारा कोई इतना तो चांस मिला ना, इसमें कोई कोटा दे रहे हैं लोग विकलांग का। तो आपका 60% इंटरमीडिएट में है, तो जहाँ साइकोलॉजी का और दूसरे जगहों पे ऑप्शन है वहाँ ट्राई करें, क्योंकि एक जगह पर निर्भर रहेंगे तो हो सकता है कि जो अच्छे मार्क्स लाए होंगे उनको एडमिशन मिले। आप दूसरी जगह भी तैयार, दिल्ली के अलावा बाकी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, तो उसमें जिसके अंदर साइकोलॉजी के बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करिए, आपको ज़रूर मिलेगा, या जो आपके आसपास में कोई करियर काउंसलिंग का कोई सेंटर है, वहाँ पे जाके उनकी हेल्प लेने की कोशिश करिए। तो निश्चित तौर पे आपको और दूसरे क्षेत्र में मिलेंगे, दूसरे यूनिवर्सिटी मिलेंगे। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर आदित्य लोहान को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से साइकोलॉजी में क्या क्या विकल्प हैं, रोजगार के कौन कौन से अवसर हैं, उस पर हम लोगों को जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच।